क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ है कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो और फिर लाइफ सेट है। हाँ, खासकर बिहारी लोग, राइट, खास करके बिहार में। जो मोदी जी का भी स्लोगन है स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, वो कहाँ से बनेगा? जो भी कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है थॉट के अगेंस्ट जाना, बिजनेस बिल्ड करना। हमारे लिए भी बहुत कठिन था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वो कुछ भी आसान नहीं होता, ना जॉब आसान होता है ना बिज़नेस करना आसान होता है। तो हमने भी पेरेंट्स को कन्विंस किया कि हाँ, हम भी बिज़नेस करेंगे, और वो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रगल था। तो आपने ये थॉट कब आया कि आप बिजनेस करते? ये हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो फेलियर के साथ ही स्टार्ट हुई थी। तो हमने पहला जो मॉडल निकाला था वो समहाउ वर्क नहीं किया। आपने एक एग्जांपल सेट किया है कि मैंने किया है और तुम भी कर सकते हो। तो आपको पहली फंडिंग का कैसे मिली? हमारी पहली फंडिंग 2019 में हुई थी। हमने 1 मिलियन रेज़ किया था। जो अभी की वैल्यूएशन की बात करें तो अभी हमारा वैल्यूएशन 100 करोड़ का है कंपनी का सलाह का। फंडिंग ली कैसे जाती है और राइट इन्वेस्टर तक पहुंचा कैसे जाता है? ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, शार्क टैंक में भी आते हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम फंडिंग रेज की थी। जहाँ पे मैं 10-15 स्टार्टअप को शॉर्ट लिस्ट करूँगा तो उनको फ्री ऑफिस दिया जाता है, फ्री सपोर्ट दिया जाता है, मेंटर देते हैं कि ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। अब एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप है जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, तो वो पैसा कहाँ से लेके आए? कब इंसान तैयार होता है स्टार्टअप करने के लिए? उसको डायरेक्ट कॉलेज से कर लेना चाहिए या पहले एक्सपीरियंस लेके कैसे? स्टार्टअप का एक वेब है, उसका शार्क टैंक है, तो लोग ना ड्रॉप आउट, उनको लगने लगा कि ये सक्सेस बैच है, बट वो एक्चुअली नहीं है। लोगों को क्या लगता है ना, ये शॉर्टेस्ट तरीका है, स्टार्टअप इज द शॉर्टकट टू बिकम रिच क्विकली। डोंट नो माई जर्नी, मैं कहाँ से होके आया, अभी भी डे टू डे क्या ऑपरेशन स्ट्रगल। तो मैं जो शो कर रहा हूँ इट्स जस्ट अ फेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श पांडे और आज की वीडियो में हम आपसे मिलवाते हैं एक बहुत बड़े और बहुत ही बेहतरीन, आप कह सकते हैं, इंसान से जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है। लेकिन पहले ही चीज़ें मैं नहीं रिवील करूंगा, क्योंकि अगर मैं रिवील करूंगा तो फिर आप मुझे डेली देखते हो, राइट। बट आज की वीडियो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आज के वीडियो में स्वागत करते हैं सुजीत जी का। हेलो सुजीत जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सुजीत जी से बात हुई थी कुछ दिन पहले और मैंने काफ़ी इनके बारे में जाना, समझा और रिसर्च किया। और मैंने क्या जाना, क्या समझा, क्या रिसर्च किया, मुझे क्या क्या पता चला, और आपको यकीन मानिए ये बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुजीत जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। आपको इस वीडियो के अंत तक एक बात का तो यकीन हो जाएगा कि इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, राइट। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब सुजीत जी से सुनते हैं कि क्या है उनकी स्टोरी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पर्सनल जर्नी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने शो पे आमंत्रित करने के लिए। जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जो मेरा जन्म हुआ तो बिहार में ही हुआ था, बट जो मेरा लालन पालन हुआ, जो मेरी एडुकेशंस हुई सारी, वो बंगाल में कलकत्ता सिटी में हुई। ओके। तो मिक्स रहा, कुछ दिन बिहार, कुछ दिन बंगाल, ऐसे ही एडुकेशन और लाइफ साइकिल हमारा चला। तो मैंने अपनी एडुकेशन LLB कंप्लीट की थी 2015 में। और एडुकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग से मुझे और मेरे ब्रदर को ये था कि हमें जॉब नहीं करना है, कुछ अपना करना है। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया ये नहीं पता, बट ये था कि हमें अपना खुद का कुछ बनाना है। और वो हमेशा से ना एक चाह होता है कि अपना कुछ हो, तो वो हमारे अंदर शुरू से था। तो मैंने जब अपनी LLB की स्टडी कंप्लीट की, मीनवाइल मेरे ब्रदर का भी हो चुका था, तो जैसे वो कंप्लीट हुआ इंटर्नशिप स्टार्ट की हमने। तो इंटर्नशिप के दौरान हमें ये समझ में आ गया कि जॉब तो हमसे हो नहीं पाएगा। तो उसी दौरान हमें एक चीज़ बहुत अच्छी रियलाइज़ हुई कि बहुत बड़ी गैप है मार्केट में, जिसको हम लोग काटर कर सकते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे कैसे मैंने अपनी फॉर्मेशन की, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया। तो यही मेरी पर्सनल जर्नी रही। LLB की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी कोई इंसान ऐसा सोचता है कि मुझे जॉब नहीं करनी, वो भी बिहार जैसे जगह पे, तो वहाँ पर एक चैलेंजिंग थॉट अपने आप में हो जाता है, क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ है कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो और फिर लाइफ सेट है। तो ये जो एक जनरल ब्रेक थ्रू है,
जनरल चेन बना हुआ है सबके सोचने का, थॉट का चेन। हाँ, खासकर बिहारी लोग। राइट, खास करके बिहार में और हमारे यहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि अगर हम किसी से थॉट चैलेंजिंग बात करते हैं तो बस यही सुनने को मिलता है कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। तो जो हम बोल रहे हैं या जैसा लोग कर रहे हैं वैसा ही तुम करो, भेड़ चाल का हिस्सा बनो। भेड़ चाल का हिस्सा बनो, द रैट रेस। तो क्या आपको ये चैलेंजेस आए थे? जी बिल्कुल। देखो, जैसे मैं बताया कि मेरा जो जन्म हुआ था बिहार में हुआ था। ऑब्वियसली जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिहार के ही कल्चर के थ्रू आता है, तो हमारा जो समाज है सब उसी कैटेगरी के लोग हैं। मैं उनको भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके की जर्नी वो अपने, अब मेरे क्या है कि मेरे दादाजी ने एक जर्नी देखी, मेरे पापा ने एक जर्नी देखी, तो वो एज अ सिक्योरिटी चाहते हैं कि उनके बच्चे जॉब करे। एज अ पेरेंट, मैं भी पेरेंट हूँ, ठीक है, मेरी डॉटर का, तो मैं भी क्या चाहूँगा कि वो सिक्योरिटी में रहे, ठीक है। तो ये एक थॉट प्रोसेस है जो मैं ये एज अ दोष नहीं देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उनके जो कैपेबिलिटी थी उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग हमारी की। तो हाँ, अब अगर मैं बात करूँ माइंडसेट ऑफ जो हमारा समाज है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, एक्सेप्ट मारवाड़ी और गुजराती को मैं अगर साइड कर दूँ, दे आर द वन हु आर लाइक टेकिंग द लीड ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। उसके अलावा उन्हें ये रहता है कि मैं अपने बच्चे को सिक्योर कर दूं जॉब के जरिए, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है। आप अगर देखो क्या होता है ना कि खासकर बिहार में जो परसेंटेज ऑफ आईएएस ऑफिसर जो भी है, यूपीएससी आईएएस है, आईआरएस है, जो भी है, उसके तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं। रीज़न क्या है कि वो सिक्योरिटी खोजते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली उस बैकग्राउंड से आते हैं ना। आज ही जैसे कल ही मैं शार्क टैंक देख रहा था, दिलखुश कुमार जी जिन्होंने रोडवेज अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फंडिंग रेज किया कि इन्होंने शार्क टैंक किया, उससे पहले भी उन्होंने फंडिंग रेज की थी। तो उन्होंने बताया कि कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर वो सारी जिम्मेदारी होती है, एक बेटे के ऊपर, कि वो घर का फाइनेंशियल कंडीशन सुधारेगा। अब वो कैसे सुधारेगा? अब लगता है सबको कि बिजनेस करना रिस्की है, तो और कंडीशन बिगड़ सकती है। तो रीज़न बीइंग लोग या समाज या पेरेंट्स उसको पुश नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी, और कोई रीज़न नहीं है। अगर अभी क्या था, आप मारवाड़ी और गुजराती की फैमिली में देखो तो एक जनरेशन नहीं, चार जनरेशन बिजनेस कर रहा होता है। राइट। अगर उसका वो लोग खाने के टाइम, पीने के टाइम, हर टाइम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर उनका लड़का बोलता है कि हाँ मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बिजनेस करना है, तो वो सपोर्ट करते हैं। दे नो कि हाँ फेलियर है तो सक्सेस। बट हमारे फैमिली या जो भी कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है थॉट के अगेंस्ट जाना, बिजनेस बिल्ड करना। हमारे लिए भी बहुत कठिन था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वो पूरा लीगल बैकग्राउंड में, पापा भी लॉयर थे। तो उनकी अपनी अलग जर्नी है, उन्होंने अलग स्ट्रगल्स देखा। वो बिहार से आके कलकत्ता में प्रैक्टिस करना, अपने आप को बनाना, एक अलग कहानी है उनकी। तो अब वो उन्होंने जो देखा, वो नहीं चाहते थे हमारे बच्चे भी वही देखें। तो डेफिनेटली वो क्या पुश करेंगे, वो पुश करेंगे कि आप जॉब की तरफ जाओ। बट एज अ इंडिविजुअल ये कहीं ना कहीं आपका राइट बोल लो, आपकी लाइबिलिटी बोल लो, या फ्रीडम बोल लो, ये आपकी ज़िंदगी, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कौन सी दिशा में लेके जाना है। अब कुछ भी आसान नहीं होता, ना जॉब आसान होता है, ना बिज़नेस करना आसान होता है। तो हमने भी पेरेंट्स को कन्विंस किया कि हाँ हम भी बिज़नेस करेंगे, और वो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रगल था। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था, दो वी कम फ्रॉम नॉट सो स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है। जब हमारी पापा की जर्नी स्टार्ट हुई थी, पर धीरे धीरे हमने फिनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर ली थी। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, हमारे पास सब कुछ था, घर गाड़ी, उसको दरकिनार करके वापस स्ट्रगल चूज़ करना, वो अपने आप में एक अलग बात थी। बट वो अपने आप में एक स्टोरी थी। तो हमने उस चीज़ को अचीव किया, जो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे कैसे हमने ये सारी कंपनी को बिल्ड की। तो इससे रिलेटेड एक चीज़ अभी मेरे माइंड में आ रहा है कि बिहार के या फिर वेस्ट बंगाल के भी ऐसे बहुत सारे, एक तो सबसे पहले तो कल्चर का फ़र्क है, दोनों जगहों में कल्चर का फ़र्क है बस। बट स्टिल जो एक बेस वेरिएंट में लोग सोचते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब करूं या मैं एक बिज़नेस करूं,
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, राइट। सो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे माइंड में यही चल रहा है कि ये कोई भी एक बिहार का वो बच्चा अगर देख रहा है जिसके अंदर बिजनेस करने का सपना पल रहा है, तो ये उसके सपनों के लिए बूस्ट होगा। तो उनको एक बूस्ट नहीं मिल पाता, कोई सिखा नहीं पाता, या फिर कोई कहता नहीं है तो कर मैं तेरे साथ हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई अपने से करता है, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि मैंने किया है और तुम भी कर सकते हो, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो अभी बात करते हैं कि जो आपने अपनी लॉ जो कंप्लीट करी, राइट, तो इसका मोटिवेशन आपके फादर थे, आपने उनको देख के ये काम किया, या फिर कुछ और वजह था कि आपको लगा नहीं मुझे लॉ करना चाहिए? नहीं, देखो क्या है कि जैसे कि एक ना शुरू से एक मिडिल क्लास घर के बच्चे को, मिडिल क्लास बोल लो, अपर मिडिल क्लास बोल लो, बच्चे को फीड किया जाता है कि जॉब ही सिक्योरिटी है ज़िंदगी की। जॉब करना है, शादी करने हैं, बच्चे होंगे, फिर उसका जॉब करना है। तो एक साइकिल है जो चलते रहता है। तो मेरे दिमाग में भी वही था कि मैं जॉब करूँगा, जॉब करने के बाद सिक्योरिटी आ जाएगी लाइफ की। तो उसके लिए LLB मैंने किया, हमने मतलब पापा ने करवाई। LLB करने के तब तक आप जॉब का ही सोच रहे थे उस टाइम? हाँ, जब तक मैं LLB कर रहा था, LLB पास भी किया, तभी मैं जॉब का ही सोच रहा था। ऐसा था नहीं कि जैसे आपने बोला ना कि कोई सपने दिखाने वाला भी तो होना चाहिए कि ये बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ी गाड़ी होगी, अच्छे पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो ये सपने के देखो क्या होता है कि कभी कभी ना आप शौक अच्छी चीज़ होती है कि जब वो ना आपको पुश करते रहता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, कुछ अचीव करने का वो चाह होता है, ठीक। बट एक मिडिल क्लास फैमिली को क्या चाह दिखाया जाता है, किसी बच्चे को क्या दिखाया जाता है? सिक्योरिटी दिखाई जाती है कि आप जॉब करोगे, शादी होगी, अच्छा घर, बस खत्म। इससे आगे का वो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका माहौल ही वही रहता है। इसलिए मैं कंपेयर किया ना कि जो फैमिली बहुत डिफर करता है। वहीं अगर किसी का बच्चा, किसी के पापा अगर बिजनेसमैन हैं तो वो उस माहौल में पला हुआ है। मेरे LLB करने का सबसे कारण क्या था कि अगर मेरे पापा लॉयर हैं तो मैं LLB कर रहा हूँ तो मेरी सिक्योरिटी बढ़ गई, राइट। आपको माहौल मिला तो उस दौरान ही पर बिजनेस का इसलिए कोई नहीं सोच पाता। ज़्यादातर बिहार या बंगाल में बात करें मैं अगर, तो उसका रीज़न यही है कि उस बैकग्राउंड से ही वो नहीं आता, और हटके बैकग्राउंड से करना कुछ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। सो आपने ये थॉट कब आया कि आप बिजनेस करते हैं? तो एक कंपनी थी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने जॉब वहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट की। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अब मैं किसी का मतलब क्यों सुनूं, मैं अपने मर्जी से काम करूं। तो वो हो सकता है मैं इट माइट बी वो चाइल्डहुड वाला थिंग, बचपना हो, बट ठीक है। बट उस टाइम ये रियलाइजेशन नहीं था कि ये जर्नी अलग ही जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप की, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो तो अब पता चलता है जब मैच्योरिटी। उस टाइम यही सोच के स्टार्ट किया था हमने और मेरे भाई ने कि किसी के अंदर काम नहीं करना है, अपना कुछ खुद का करते हैं। आपके बड़े भाई थे या छोटे भाई? वो मेरे छोटे भाई हैं। अपना कुछ करते पहला। दूसरा, जो देखो कुछ भी करने के लिए ना आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन खोजना था। दूसरी चीज़ हमने वो रियलाइज़ की कि जो लीगल जो भी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन बोल लो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बोल लो, या लीगल एग्रीमेंट्स बोल लो, तो ये ना बहुत स्कैटर्ड इंडस्ट्री थी उस टाइम पे 2015 में, और कोई बड़ा प्लेयर या ऐसा कुछ था नहीं, खासकर इधर नॉर्थ में तो कोई नहीं था। ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं था लोगों को, ये अवेयरनेस भी नहीं था। उसके बाद GST आ गई तो लोगों में और बिजनेस पर्सनस में और अवेयरनेस आ गई इस चीज़ को लेके। तो हमने ये चीज़ पहचाना कि अगर हम एक ही रूफ के अंदर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और स्टार्टअप्स या इंडिविजुअल को अलग अलग CACS या लॉयर के पास नहीं जाना पड़ रहा है, तो वो बेस्ट सोल्यूशन होगा। और वो भी टेक को यूज़ करके, मतलब कि अगर मैं वेबसाइट के जरिए और ऐप के जरिए अगर लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, सर्विस दे पा रहा हूँ उनके बिना घर से हिले हुए, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो ये सबसे दूसरा बड़ा मोटिव था कि हमने ये कंपनी स्टार्ट की, कॉल्ड लीगल सलाह। तो फिर लीगल सलाह के बारे में कुछ बताइए कि जैसे कहते हैं ना, योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट ऑलवेज योर लास्ट प्रोडक्ट। हाँ जी। शुरुआत कहीं और से हुआ होगा, किसी एक चीज़ से, और वो धीरे धीरे बिल्कुल वो थोड़ी सी जर्नी एक्सप्लेन करिए। तो हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो फेलियर के साथ ही स्टार्ट हुई थी। तो हमने पहला जो मॉडल निकाला था वो समहाउ वर्क नहीं किया। हमने उसमें सोचा था कि हम वी विल वर्क एज अ एग्रीगेटर,
ओके। जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट रहेगा, लोगों की क्वेरी आएंगे और उसको राइट प्रोफेशनल तक पहुँचाना। तो समहाउ मैं मॉडल को गलत नहीं बोलूँगा, बस बिकॉज ऑफ हमें आप फंडिंग का अभाव था उस टाइम पे, हमें प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाई, तो हमें इस मॉडल को बंद करना पड़ा। क्योंकि क्या है ना कि जब आप अर्ली होते हैं तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल होता है। इस मॉडल में आपको मेन फंडिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू पे चाहिए था, किस पॉइंट पे यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे बर्न ज़्यादा होता है। इस मॉडल में क्या होता है ना, टिकट साइज छोटा होता है, क्योंकि आप एज अ ब्रिज काम कर रहे होते हो एक जो नीडी पर्सन है और एक प्रोफेशनल के बीच में, इस दोनों के बीच में आप काम कर रहे होते हो, तो आपका जो मार्जिन्स कम है, तो आपको टीम बनानी होती है, ज़्यादा कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और प्रोफेशनल को ऑन टाइम बांध के रखना होता है कस्टमर्स के साथ। तो इन सब चीज़ों की वजह से, फंडिंग के अभाव से हमें ये मॉडल, लीगल सलाह का ही मॉडल था, बंद करना पड़ा। बट अब क्या होता है कि वो असली जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करता है कि वो कोई ना कोई रास्ता खोज लेता है सर्वाइवल का, और सर्वाइवल के जरिए ही फिर वो बिल्ड करता है। तो हमने सोचा कि अगर अभी हमें फंडिंग नहीं मिल रही और हमारे पास अगर फंडिंग का अभाव है, तो अगर ये सर्विस हम खुद देने लगे, हमारी टीम देने, क्योंकि उस टाइम पे मैं और सुभाष LLB कंप्लीट कर चुके थे, तो हम एक छोटी सी टीम के साथ एटलीस्ट लोगों को सर्विस देना स्टार्ट कर देते। तो इस जैसे सर्विस देना स्टार्ट करें तो देखिए कि डिमांड, हमने देखा कि इसका डिमांड ज़्यादा है, तो बेटर है कि इन एंड अराउंड ही कंपनी को बिल्ड करते हैं। रीज़न वाई वी बिल्ट दिस लीगल सलाह। और अभी लीगल सलाह में क्या क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? अभी लीगल सलाह ग्लोबल बन चुका है फ़िलहाल, और हम लोग करीब 7 या 8 साल से सर्विसेज की बात करें तो A to Z स्टार्टअप को जो भी रजिस्ट्रेशन की सर्विस होती है, डॉक्यूमेंटेशन की सर्विस होती है, थ्रू आवर वेबसाइट पैन इंडिया प्रोवाइड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया। और प्लस हमारा जो ऑफिस है, जो टीम है, वो दुबई और सिंगापुर में भी है। तो जिनको अगर कोई भी लीगल या बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कहीं भी करना है, दुबई में, सिंगापुर में, इंडिया में, तो सारी सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो बेसिकली किसी को अगर स्टार्टअप करना है तो उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, लीगल सपोर्ट, हाँ, लीगल और फिनेंस का जो भी सपोर्ट चाहिए होता है वो। इसमें फंडिंग भी इंक्लूडेड है? नहीं, फंडिंग के लिए हमारी अलग वेबसाइट है। ओके। जो हमारी मेरी दूसरी कंपनी है ओके एक्वायर्ड, मैं उसके जरिए हम लोग फंडिंग करते हैं स्टार्टअप्स को। ये कब बनाया आपने ओके एक्वायर्ड? तो ये भी लीगल सलाह से ही निकल के आया था कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि हमें फंडिंग लेके बहुत तकलीफ हुई, राइट इन्वेस्टर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। स्टार्टअप की सबसे बड़ी तकलीफ ये हो जाती है, देखो, या तो राइट इन्वेस्टर के पास नहीं पहुंच पाते, अगर गलत इन्वेस्टर से उन्होंने फंडिंग ले ली तब उनके लिए तकलीफ खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने में ज़्यादा चला जाता है रदर देन वो बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाता। तो रीज़न भी मैंने ओके एक्वायर्ड खोला ताकि सही इन्वेस्टर के साथ सही फाउंडर को कनेक्ट कर सके। वंडरफुल। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे कुछ करना है और मुझे फंडिंग मिल भी गई, बट मैं खुद ही परेशान हूँ उस पैसे को लेकर, मैं करूँ क्या, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ वो करने नहीं दे रहा। उसको अपना रिटर्न चाहिए, तो वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती हैं। तो सही इन्वेस्टर, स्टार्टअप्स का जो इन्वेस्टर कैटेगरी है वो बिल्कुल अलग है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेसेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो इन्वेस्टर है वो रिटर्न खोजता है, जल्दी खोजता है, पर जो एक प्रॉपर स्टार्टअप इन्वेस्टर है उसे पता है कि कब, कैसे, क्या एग्जिट लेना चाहिए, क्या स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाता है, तो वो प्रॉपर उस चीज़ की उसे नॉलेज होती है। ओके। आपको पहली फंडिंग का कैसे मिली? हमारी पहली फंडिंग 2019 में हुई थी। हमने 1 मिलियन रेज किया था। जो अभी की वैल्यूएशन की बात करें तो अभी हमारा वैल्यूएशन 100 करोड़ का है कंपनी लीगल सलाह का, और अभी फ़िलहाल तो रेस करने का कोई इरादा नहीं है। अगर 1-2 साल में रेस करें तो वही हम लोग फिर ग्लोबल एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए हम लोग रेस करें। वाह, वंडरफुल। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से व्यूअर्स को ये बता दें कि फंडिंग ली कैसे जाती है और राइट इन्वेस्टर तक पहुँचा कैसे जाता है। हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग में, मुझे भी बहुत टाइम तक अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि फंडिंग कैसे लेते हैं, कैसे ढूंढते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हाँ। तो अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसको कुछ भी नहीं पता फंडिंग का, लेकिन वो चाहता है, उसको फंडिंग चाहिए, उसका बिजनेस बढ़िया, प्लान बढ़िया है, तो आप एक प्रोसेस बता दीजिए कि वो कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस को, जो भी स्टार्टअप मुझे देख रहे हैं अभी, एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, बिजनेसमैन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी बिजनेस इन एंड अराउंड फंडिंग के नहीं बिल्ड करने। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर होता है किसी भी
कंपनी का, स्टार्टअप का, वो आपका कस्टमर है, ठीक है। तो इस चीज़ को तो पहले अपने दिमाग में सीमेंट कर लें कि अगर आप फंडिंग रेस करने के लिए स्टार्टअप बना रहे हैं तो 110% वो स्टार्टअप नहीं चलने वाला। ओके। तो आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, और प्रॉब्लम ऐसा फाइंड आउट करना है जहाँ पे बिजनेस, आजकल जनरली मैं क्या देखता हूँ ना कि लोग स्टार्टअप तो कर लेते हैं, करने के बाद बर्न इतना हो जाता है, स्टार्टअप में इतना फंडिंग चली जाती है, फिर बाद में उसे बंद करना पड़ता है। राइट। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप, फॉर एग्जांपल अभी आप अगर बायजूस की बात करो तो देखो वैल्यूएशंस कहाँ आ गए। राइट। तो मेरे लिए, मैं जब किसी स्टार्टअप को इन्वेस्ट करता हूँ, देखता हूँ, मेरे लिए फिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। फिनेंस के ऊपर भी किसी भी बिजनेस, देखो जब आप आईपीओ करते, अल्टीमेट एक एंटरप्रेन्योर का क्या गोल होता है कि आईपीओ पे जाना है। तो आईपीओ में क्या देखते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट आपका अगर शुरू से ही स्ट्रांग है तब वो आगे भी जाके स्ट्रांग ही रहेगा। अगर शुरू से ही कमजोर है तो कमजोर ही रह जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग वैल्यूएशन गेम, ठीक है, आप फंडिंग रेज करने के साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट फोकस्ड रहो। अच्छा, जैसे हम लोग मैं जो देखता हूँ कि टाइम बड़ा होना चाहिए, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो जो एक मास प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसके तरफ फोकस रहो, तब आप फंडिंग की तरफ आओ। अब ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, शार्क टैंक में भी आते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम फंडिंग रेज की थी। ओके। अच्छा खासा, रिसेंटली एक मैं कल देख रहा था किसी लेडी का वो पिच देख रहा था, उसने फर्स्ट टाइम फंडिंग रेज की है, जिन्होंने वो कुछ कॉस्मेटिक का, हाँ कॉस्मेटिक का, या अमन गुप्ता ने उसको फंड किया। हाँ, राइट। फर्स्ट टाइम उसने फंडिंग रेज की थी, 6 करोड़ का उसका रेवेन्यू था। तो यू विल बी एन लाइक बेटर पोजीशन टू निगोशिएट विथ इन्वेस्टर। अदरवाइज क्या होगा ना कि आप अगर अर्ली फंड रेज कर लोगे तो आपका इक्विटी जो शेयर्स है वो आपके हाथ से निकल जाता है, ठीक। तो बेटर है कि सही टाइम पे, अगर रेवेन्यू आपका, अगर मोटिव बिजनेस को बड़ा करना है, फैलाना है, आपको रेवेन्यू अच्छी खासी ला के उसके बाद फंड रेज करना चाहिए। पहले अपने आप को, अपने टीम को प्रूव कर दो कि हाँ ये बिजनेस मॉडल सही है, इससे हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तब जाके आप फंडिंग रेज करो। खुद श्योर हो जाए, पहले खुद श्योर हो जाए, क्योंकि देखो इन्वेस्टर का पैसा लेना भी एक हेडेक है, क्योंकि आपको उसको एग्जिट देना है, ठीक है, आपको उसको रिटर्न देना है, आज दो चाहे 5 साल बाद दो, रिटर्न तो आपको देना ही पड़ेगा जब आप इन्वेस्टर का पैसा यूज़ कर रहे हो। तो वो एक अलग हेडेक है। हाँ, बट एट द सेम टाइम आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। एक सीईओ का क्या काम होता है, फाउंडर का क्या काम होता है कंपनी के अंदर, को वो अपने स्ट्रैटेजीज़ को क्लियर रखे, फंडिंग रेज करे और एक्सपेंशन की तरफ जाए। ये सारा काम होता है सीईओ की, ना कि वो डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर वो सारी चीज़ें पीछे रह जाएगी। तो फंडिंग रेज करने का मेरे हिसाब से कोई स्टेज नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल क्रेड स्टार्टिंग में उसने फंडिंग रेज कर ली थी, ठीक है, बट इन्वेस्टर हमेशा क्या करता है, वो कभी भी आइडियाज, प्रोडक्ट उसके लिए सेकेंडरी है, वो हमेशा फाउंडर पे पैसा लगाता है। तो क्रेड के जो फाउंडर है कुणाल, उनका बैकग्राउंड पहले से इतना स्ट्रांग है तो कि इन्वेस्टरों को भी डाउट होगा नहीं कि मेरा पैसा डूब जाएगा। तो फंडिंग रेज की और प्रोडक्ट भी इतना अच्छा बनाया। तो स्टार्टअप का जो वैल्यूएशन होता है, ये सारी चीज़ें तब डिसाइड होती है जब आप कुछ ऐसा आईपी क्रिएट करते हो, अच्छा खासा रेवेन्यू लेके आते हो, जिसका टाइम बहुत बड़ा होता है, जिसका ओवरऑल इन्वेस्टर को लगता है कि आगे जाके एग्जिट अच्छा मिलेगा, आईपीओ तक जाएगा, तब जाके आपको अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। सपोज दैट एक स्टार्टअप है, बहुत बढ़िया पोजीशन पे है, यानी कि दिस इज द राइट टाइम टू रेज फंड, तो वो कहाँ से ढूंढेगा इन्वेस्टर्स को, फाइंड आउट कैसे करेगा इन्वेस्टर्स को, राइट। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना होगा। बहुत सारे स्टार्टअप अपने सर्विस के या प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। जो फाउंडर्स हैं वो लगे रहते हैं फंडिंग रेज करने, बात करने इन द सेंस सोशल मीडिया पे शेयर करना होता है। देखो क्या है ना कि आपको लोगों को बताना होगा कि आप ये काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को भी कैसे पता, इन्वेस्टर्स भी आज बैठे हुए हैं कि उन्हें राइट स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनको भी अपना पैसा बनाना है ना, उनको भी अपना 10x 5x करके रिटर्न चाहिए पैसा। बट उन तक पहुंचने के लिए भी आपको एफर्ट डालना होता है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हो, आप शॉर्टलिस्ट होगे, आपको बुलाया जाएगा, आपकी फंडिंग सुनी जाएगी, आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं,
बहुत सारे ऐसे एंजल नेटवर्क्स हैं जहां आप पहुंच सकते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट वे क्या है किसी स्टार्टअप को अपने आप को टेस्ट करने के लिए और फंडिंग रेज करने के लिए और इन्वेस्टर तक पहुंचने के लिए बेस्ट वे है कि वो कोई भी इनक्यूबेशन सेंटर ज्वाइन करें, पहले सीखें। क्या है ना कि आपको हर एक एस्पेक्ट स्टार्टअप का सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मार्केटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता। अच्छा, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? या तो बहुत सारे जैसे कि IIT है, IIM है, ये लोग अपना इंक्यूबेशन चलाते हैं। इसके अलावा भी इंडिपेंडेंट है, जैसे NASSCOM है, उनका भी इंक्यूबेशन है। तो वो हर ईयर अपना प्रोग्राम निकालती है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को पिच करके उनका इंक्यूबेशन ले सकते हैं। अब इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है कि वो जैसे ओके एक्वायर्ड में मैं इंक्यूबेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं 10-15 स्टार्टअप को शॉर्ट लिस्ट करूँगा, तो उनको फ्री ऑफिस दिया जाता है, फ्री सपोर्ट दिया जाता है, मेंटर देते हैं कि ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। और कुछ हद तक बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर फंडिंग भी देते हैं, ग्रांट देते हैं, जिसको हम लोग ग्रांट बोलते हैं। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है किसी स्टार्टअप के लिए ये है, बहुत सारे कॉलेज, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो फाउंडर्स होते हैं अच्छे, वो कहाँ से निकलते हैं? IIT निकलते हैं, खड़गपुर हो या कहीं के भी IITs वो निकल, क्योंकि उनके पास पहले से इंक्यूबेशन सेंटर रहता है। अगर किसी को इंटरेस्ट है, और ये मैं सिर्फ स्टार्टअप्स को नहीं, और भी जो मुझे अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहीं भी देख रहे हैं कोई भी, तो मैं उनको भी ये सजेस्ट करूँगा, यू हैव टू हैव दिस इंक्यूबेशन सेंटर। अदरवाइज क्या होगा कि आप जब तक आप टॉप लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को पुश नहीं करोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा बच्चा या उसका बच्चा एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन निकलेगा। और कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, जब तक इंक्यूबेशन सेंटर नहीं होगा, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकलेंगे, तब देश की इकोनॉमी, जो मोदी जी का भी स्लोगन है स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, वो कहाँ से बनेगा? You have to push this entrepreneurs, startups culture in India. आपको लगता है अभी की जो गवर्नमेंट है स्टार्टअप को सपोर्ट करती है, कितना हद तक करती है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस? मतलब नॉट पॉलिटिकल इशू, बट एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू। एज एंटरप्रेन्योर मैं बोलूँ तो बहुत हद तक कई सारी चीज़ों को सॉर्ट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आज से 5 साल या 7 साल पहले जितने लोगों तक ये स्टार्टअप इंडिया नहीं पहुंच पाया था, आज लोग जानते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का भी प्लस जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का बोल लो, या कुछ शोज़, शार्क टैंक जैसे शोज़ आते हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है कि एटलीस्ट लोगों को पता है कि कम एज में भी करोड़ों की बिजनेस बनाना, जॉब ही एक ऑप्शन नहीं जा सकता। बट अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मुझे लगता है, सिंस मैं एज अ क्योंकि मैं स्टार्टअप्स का बहुत सारा लीगल चीज़ देखता हूँ, लीगल संभालता हूँ, हमारी कंपनी संभालती है। तो जहाँ पे एक तरफ स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन से आप लोग स्टार्टअप्स को बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, फंडिंग देते हो, और भी सपोर्ट दे, पेटेंट फ्री पेटेंट, जैसे ही आप स्टार्टअप इंडिया करते हो तो जो भी आपके प्रोडक्ट के पेटेंट है उसका फीस आधा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं जैसे कुछ चीज़, जैसे LLP है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बस उन्हीं को स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। बट जो अर्ली स्टेज में अगर वो LLP या प्राइवेट लिमिटेड कर लेता है तो उसके ऊपर पहले से ही कंप्लायंस, लीगल लायबिलिटी आ जाती है जो उसे साल में फुलफिल करना है। अब एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप है जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, तो वो पैसा कहाँ से लेके आएगा? तो इस सब चीज़ों को अगर थोड़े से फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, आप अगर अलाउ करो इंडिविजुअल को, सोल प्रोप्राइटरशिप को, कि हाँ मेरा बिजनेस है, मैं भी स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, पहले भी करती है, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट कर रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर ईज़ कर दो तो और ज़्यादा स्टार्टअप आएंगे खुल के और देश के इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करेंगे। राइट। और जो ये स्टार्टअप आ रहे हैं तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर तो बन रहे हैं, बट उसमें से भी जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो तो सक्सेसफुल हैं, बट ऐसे लाखों लोग होंगे जो फेल हो रहे हैं डेली बेसिस पे। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं एक स्टार्टअप बबल भी बना हुआ है, खास करके जब से शार्क टैंक इंडिया में आया सीजन 1 से ही, तो लोगों में एक अलग क्रेज था कि कई लोग तो ड्रॉप आउट कर दिए। मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया बिजनेस बनाने के लिए, और अभी वही फिर से जॉब में चले गए, स्ट्रगल कर रहे हैं, फेल हो गई चीज़ें। तो ये स्टार्टअप बबल के बारे में आपको क्या कहना है? मतलब
कब इंसान तैयार होता है स्टार्टअप करने के लिए? उसको डायरेक्ट कॉलेज से कर लेना चाहिए या पहले एक्सपीरियंस लेके कैसे? देखो मैं ये बहुत क्लियरली बोलूँगा कि जो रेशियो है सक्सेस का रेशियो बिजनेस का स्टार्टअप का, वो कई गुना कम है कंपेयर टू जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं। राइट, एग्री। ठीक है क्योंकि यहाँ पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा है। हालांकि चूँकि ये कॉमन टॉपिक नहीं है, इस पे कभी बहुत ऐसी आप इंडियन कल्चर में देखोगे तो कोई मूवी नहीं बनी, जैसे अभी 12th फेल हमने देखा क्या है यूपीएससी के ऊपर। पर जो परसेंटेज है ना, जैसे आपने बताया ना कि वो हाईलाइट वही चीज़ हो रहा है जो सक्सेसफुल है, जो अनसक्सेसफुल है उसको मतलब उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, वो फेडेड है। मैं अगर फेलियर रेशियो का बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 99.9% से भी ज़्यादा ही होगा इनफैक्ट, जो सक्सेस रेशियो 0.1% है यहाँ पे। क्योंकि लोग शौक के तौर पे, जैसे एक वेव आया स्टार्टअप का, एक वेव आया उसके बाद शार्क टैंक आया, तो लोग ना स्टूडेंट्स जो थे एज अ ड्रॉप आउट उनको लगने लगा कि ये सक्सेस बैच है, बट वो एक्चुअली नहीं है। देखो जो ड्रॉप आउट भी हैं, आज आप मार्क जुकरबर्ग की बात कर लो, बिल गेट की बात, तो ड्रॉप आउट कहाँ से हैं ये भी तो देखो, कौन से इंस्टीट्यूट से है। ऐसा तो नहीं कोई लोकल कॉलेज से वो ड्रॉप आउट है, तो वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ तक पहुँचे वो एंट्रेंस एग्जाम, तो दे आर वेरी शार्प पीपल। तो उसमें वो काबिलियत थी कि वो छोड़ के वो अपना उन्होंने अब कुछ बनाया। बट ये इंडिया में क्या होता है कि इंडिया के मैं खासकर बात करूं तो ये एज अ फैशन ट्रेट हो जाता है कि मैं ड्रॉप आउट करूं और फिर स्टार्टअप स्टार्ट करूं विदाउट कि मान लीजिए कि वो ऑक्सफोर्ड से ड्रॉप आउट है और कोई मनोहर लाल इंस्टीट्यूट से ड्रॉप आउट है, ठीक है, वो अपने आप को वहीं से देख रहा है। बट मैंने भी देखा है, हमारी तो जो कंपनी है वो तो 100 कंपनी 200 कंपनी बनाती है, जिसमें सक्सेस रेशियो कितना हो पाता है 10-12 मुश्किल से। तीसरे साल जाते, पहले साल 100 कंपनी बनी, दूसरे साल वो घट के आ जाती है 40, तीसरे साल वो घट के आ जाती है 10। तो आप सक्सेस रेशियो देख रहे हो ना, हर साल कितना कम जाता है, कंपनी फेल होती। तो लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप आउट हुए, अब बिना कुछ नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के बिजनेस स्टार्टअप उन्होंने जो भी आइडिया दिमाग में आया कर दिया विदाउट एजुकेशन। मुझे लगता है कि आपको पहले ड्यूरिंग जॉब तो पहले आप छोड़ो मत, क्योंकि जॉब छोड़ के या पढ़ाई ड्रॉप आउट करके आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सिर्फ अपना ही नहीं, जो आपके संग जुड़े हैं उनका भी आप लाइफ कहीं ना कहीं स्टेक पे डाल रहे हो। तो पहले आप सीखो, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करो। रिसेंटली ओके क्रेडिट बोल के एक ओके क्रेडिट बोल के स्टार्टअप है, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल बताया कि 3-4 आइडियाज तो पहले फेल हुए, उसके बाद उन्होंने क्या, जितना जॉब करके पैसा सेव किया था वो भी ख़त्म हो गया, इन्वेस्टमेंट कोई दे नहीं रहा था। तो लास्ट में ओके क्रेडिट के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज की, तो वो भी अभी भी वो जो फेज़ है डेवलपमेंट का, लोगों को क्या लगता है ना, ये शॉर्टेस्ट तरीका है, स्टार्टअप इज द शॉर्टकट टू बिकम रिच क्विकली ना, जहाँ पे फेम है। मेरा ही आप इंस्टा या कहीं भी खोल के देखो ना, आई सी व्हाट यू सी ऑन माई इंस्टाग्राम पेजेस इज जस्ट अ फेज, यू डोंट नो माई जर्नी, मैं कहाँ से होके आया, अभी भी डे टू डे क्या ऑपरेशन स्ट्रगल, तो मैं जो शो कर रहा हूँ इज जस्ट अ फेज।